जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिवालिया हो गई तो तुम्हें उसके साथ एक बेसमेंट अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि एक आलीशान विला में रहने के आदी होने के कारण तुम्हें उसके साथ ऐसी मुश्किलें झेलने पर बहुत गुस्सा आता था। हर दिन तुम उसे गालियां देते, उसे किसी काम का नहीं कहते और यहां तक कि उसे पैसे के बदले बेच देने के बारे में भी सोचते। बाद में तुम्हें पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड असल में एक बड़े रईस खानदान की बहुत पहले खोई हुई पहली राजकुमारी थी। अपने परिवार में वापस आने के बाद राजकुमारी ने सबसे पहला काम यह किया कि तुम्हें उसके दुष्ट एक्स बॉयफ्रेंड को एक पहाड़ी खाई में फेंकवा दिया ताकि सूअर उसे खा जाए। आखिरकार सूअर बाड़े के अंदर की बदबू से दम घुटने के कारण तुम्हारी मौत हो गई। तुम निश्चित रूप से सूअरों का चारा नहीं बनना चाहते थे और तुम खास तौर पर दम घुटने से नहीं मरना चाहते थे। फिर भी कहानी के इस मोड़ पर तुम पहले ही उस अब दिवालिया हो चुकी मुख्य पात्र को महीनों तक गालियां दे चुके थे, जिससे तुम्हारा खलनायकी का पैमाना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। घबराकर तुम कमरे में इधर उधर तेजी से टहलने लगे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा बुरा वक्त इतनी जल्दी कैसे आ गया? अचानक बेडरूम के दरवाजे का हैंडल घूमा। मैं अब कंपनी काम पर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि पहले तुम्हारे लिए कुछ साधारण ड्यूरियन फल खरीद लूं। उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह तुम्हारी मंजूरी चाह रहा हो। तुमने ऊपर देखा और पूरी तरह से जम गए। वह औरत 1.8 मीटर लंबी खड़ी थी। उसके पतले होंठ और संकरी चीरे जैसी आंखें, ऐसी आंखें जिनसे एक तीव्र ठंडी सख्ती झलक रही थी, तुम्हें घूर रही थीं। यह मानकर कि तुम अभी भी नाराज हो, उसने जल्दी से सफाई दी। एक माओ शानवांग ड्यूरियन की कीमत 600 युआन है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और पैसा बचा लूं ताकि हम एक अच्छे अपार्टमेंट में जा सके। भगवान ही जानता था कि वह अपनी दिन की नौकरी में कितनी जी तोड़ मेहनत करता था और फिर रात की पाली में सुपरमार्केट में कैशियर का काम करता था। फिर भी वह अपने खाने पर भी मुश्किल से ही पैसे खर्च कर पाता था। कोई भला उसे गालियां देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? तुमने तुरंत अपनी बात बदल दी। मुझे असल में अब ड्यूरियन खाने का मन नहीं है। मुझे इसके बजाय स्ट्रॉबेरी चाहिए। लियू रुयान एक पल के लिए रुक गई, हैरान रह गई। उसे साफ याद था कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी कभी पसंद नहीं थी। तुम बस हकलाते हुए इतना ही कह पाए कि तुम बस कुछ अलग आजमाना चाहते थे। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर आखिरकार मान गई। लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं था कि जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, वह औरत दरवाजे के चौखट से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरी चौकसी और बारीकी से जांच परख करने का भाव था। उसके मन में अचानक एक ही विचार कौन था? इसने अचानक हंगामा करना क्यों बंद कर दिया है? क्या यह आखिरकार मुझसे ऊब गई है? क्या यह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने का मन बना रही है? जैसे ही शाम ढलने लगी, लियू रुयान वह लगभग दौड़ते हुए घर वापस पहुंची, फलों का थैला कसकर पकड़े हुए। वह सामने के दरवाजे से अंदर घुसी और सीधे तुम्हारे कमरे की ओर भागी। लेकिन जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो उसने पाया कि कमरा पूरी तरह से खाली था। उसकी सांस गले में ही अटक गई और वह दरवाजे के चौखट से टिककर बैठ गई, खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। उसके सहारे का एकमात्र जरिया, उम्मीद की वह हल्की सी किरण, अब बुझ चुकी थी। ठीक उसी पल जब उसे लगा कि वह निराशा के गहरे गर्त में डूब रही है, अचानक उसके पीछे से तुम्हारी आवाज गूंजी। लियू रुयान, कपड़े धुल गए हैं, जाओ नहा लो। लियू रुयान का शरीर अकड़ गया। पूरी तरह से अविश्वास से आंखें फाड़े हुए वह पीछे मुड़ी। तुम गए? नहीं। छोड़कर? तुमने उसे हैरानी भरे अंदाज में देखा। छोड़कर? कहाँ जाऊंगा? आज मेरी छुट्टी है। ऐसा लगा मानो उसके कंधों से हजारों पाउंड का बोझ उतर गया हो। तुम एक तरफ हट गए ताकि वह अंदर आकर कपड़े टांग सके। लेकिन जिस पल तुम मुड़े, तुम्हारी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा ड्यूरियन और चमकीली लाल स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा रखा था। पैकेजिंग पर लगा ब्रांड लेबल साफ पहचाना जा सकता था। वह वही 600 युआन वाला मुसांग किंग ड्यूरियन था। वह इतना ज्यादा कंगाली में जी रहा था कि उसे बेसमेंट वाले कमरे में रहना पड़ रहा था। फिर भला वह तुम्हें इतने महंगे फल कैसे खरीद कर दे सकता था? तुमने मुश्किल से अपनी लार निगली। यह एक शर्मनाक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी, और पूछा, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही खरीदेंगे? क्या हम किराया नहीं देने वाले हैं? लियू रुयान ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं बस हर दिन 2 घंटे ज्यादा काम कर लूंगी और पैसे वापस कमा लूंगी। यह सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। अभी कल रात ही तो तुम्हारी डांट फटकार की वजह से उसकी 2 घंटे की नींद खराब हो गई थी, और अब उसे फिर से जान तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ड्यूरियन फल के लिए। तुमने दरवाजे से बाहर जाते हुए उसकी पीठ को देखा। वही औरत जो कभी बड़े ही बेबाक और घमंडी अंदाज में चलती थी, अब झुक गई थी जिंदगी के भारी बोझ तले। दांत भींचते हुए तुमने मेज से ड्यूरियन उठाया और भागकर फलों की दुकान पर वापस गए। तुमने दुकानदार से मिन्नतें कीं,
मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी यह खरीदा है, क्या मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं? हम सच में अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हारी बहुत ज्यादा मिन्नतें और खुशामद करने के बाद दुकानदार आखिरकार तुम्हें 580 युआन वापस देने को राजी हो गया। हाथ में पैसे थामे हुए तुम एक स्टेशनरी की दुकान के पास से गुजर रहे थे कि अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। आखिर तुम एक आर्ट स्टूडेंट थे। तुम आसानी से किसी पैदल चलने वालों के ओवरपास के नीचे अपना ईजल लगाकर अपनी पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमा सकते थे और जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस जगह से निकल सकते थे। जहां तक लियू रुयान को छोड़कर अकेले अपनी राह बनाने के आइडिया की बात थी, तो तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं था। आखिर कहानी की मुख्य नायिका को बीच में छोड़ देना तो मौत को दावत देने जैसा था। तुम्हें उसके साथ ही टिके रहना था और तब तक जिंदा रहना था जब तक उसकी मुलाकात कहानी के मुख्य नायक से नहीं हो जाती, तभी तुम सुरक्षित रूप से वहां से निकल सकते थे। रात के 2 बजे जाकर कहीं लियू रुयान अपना थकाहारा शरीर घसीटते हुए आखिरकार घर पहुंची। लेकिन जिस पल उसने दरवाजा खोला वह पूरी तरह से ठिठक गई। मेज पर एक छोटी हल्की सी नाइटलाइट जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी के नीचे एक हाथ से लिखा नोट और पैसों का एक ढेर पड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी चीजें खरीद लीं। मैंने उन्हें वापस कर दिया। मैंने बस एक ड्राइंग बोर्ड पर थोड़े पैसे खर्च किए, बाकी सारे पैसे यही है। अब दोबारा इस तरह बेहिसाब पैसे उड़ाने की हिम्मत मत करना। तुमने असली मालिक के दबंग लहजे की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह आखिरी वाक्य, वह किसी सख्त हुक्म की तरह कम और पूंछ हिलाते हुए गोल्डन रिट्रीवर पिल्ले की शरारती नाराजगी जैसा ज्यादा लग रहा था। उसमें जरा भी खौफ पैदा करने की ताकत नहीं थी। तुमने एक पल सोचा और फिर नोट के नीचे एक आखिरी लाइन और जोड़ दी, ओह और एक बात, अब घर देर से आना मना है। तुम्हें 10 बजे तक वापस आ जाना होगा। अचानक लियू रुयान के मन में कृतज्ञता की एक लहर उठी। शुक्र है कि तुम ही उसके साथ रुके रहे। उसके पास अगर कोई और आदमी होता तो शायद वह बहुत पहले ही भाग खड़ा हुआ होता। उसने नाइटलाइट बंद की और चुपचाप बिना कोई आवाज किए तुम्हारे बगल में बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह सवेरे तुम बेडरूम में अपनी पेंटिंग बनाने में मग्न थे, जबकि लियू रुयान किचन में काम में जुटी हुई थी। पकते हुए खाने की स्वादिष्ट और जायकेदार महक पूरे घर में फैल गई, जिससे तुम्हारे पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ होने लगी। किसने सोचा होगा कि ग्रैंड प्रिंसेस, वह औरत जो कभी घर का एक भी काम करने के लिए अपनी उंगली भी नहीं उठाती थी, तुम्हारे हाथों इतनी अच्छी तरह से सुधर जाएगी। अपनी पेंट ब्रश हाथ में थामे हुए ही तुम दबे पाव किचन में दाखिल हुए। लियू रुयान आखिर इतनी स्वादिष्ट चीजें क्या बना रही है? उसने तुम्हारे सामने एग फ्राइड राइस की एक प्लेट रख दी। लो, इसे चख कर देखो। मुझे बताओ कि तुम्हें यह कैसा लगा। तुमने एक चम्मच भरकर मुंह में डाला। तुम्हारी आंखें तुरंत खुशी से चमक उठीं। यह तो कमाल का है। लियू रुयान, अगर तुम्हारे पास ऐसी पाकला है तो तुम किसी 5 स्टार होटल की हेड शेफ बन सकती हो। हैरानी की बात यह थी कि यह सुनकर लियू रुयान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने अचानक पूछा, क्या तुम हमेशा शिकायत नहीं करते थे कि मेरे खाने का स्वाद बहुत खराब होता है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैंने हड़बड़ाकर सफाई देने की कोशिश की। मेरा मतलब यह था कि पुराने विला वाले शेफ के मुकाबले यह थोड़ा कम है, लेकिन अभी जिस स्तर पर तुम हो यह तो एकदम जबरदस्त है। फिर भी लियू रुयान इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। उसकी पैनी नजर मुझ पर टिक गई। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो, खासकर तुम्हारी आवाज का लहजा। वह बीच में ही रुक गई। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल हलक में आ गया, यह देखकर कि मेरा राज खुलने ही वाला है। मैंने बस अपनी चम्मच प्लेट पर फेंक दी, अपने हाथों को कमर पर टिकाया और पलटकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी, तो भी तुम खुश नहीं हो। क्या तुम्हें सहेज महसूस कराने के लिए मुझे हर रोज तुम्हें गालियां देनी पड़ेंगी? लियू रुयान ने मेरे एकदम मासूम से हाव भाव को घूरा। मैं उस बिल्ली जैसा लग रहा था जिसकी पूंछ किसी ने कुचल दी हो, और जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके चेहरे के हाव भाव नरम पड़ गए और उसने सचमुच सबसे पहले अपना सिर झुका लिया। खाना खाने के बाद लियू रुयान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रसोई में जाकर बर्तन धोए। जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि मैं कागज के एक रोल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूं। उसने बस यही मान लिया कि मैं बोर हो रहा हूं और समय बिताने के लिए यूं ही कुछ कर रहा हूं। मैं काम पर जा रही हूं, उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बेपरवाही से कहा। ठीक है, आज रात 10 बजे मिलते हैं। घर का नया नियम, देर से घर नहीं आना, मैंने बिना सिर उठाए ही जोर से कहा। लियू रुयान के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उस पर्ची पर लिखे शब्दों को याद करते हुए उसने चुपचाप सिर हिला दिया। जैसे ही उसका कदम दरवाजे के बाहर पड़ा, मैंने तुरंत तरबूज के ठेले के ठीक बगल में अपना ईजल, चित्र बनाने का स्टैंड, लगा दिया। कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर मैंने बड़े बड़े भड़कीले अक्षरों में लिखा,
स्केच 10 मिनट 10 युआन। वहां से गुजर रहा एक युवा जोड़ा तुरंत उत्सुक हो उठा। उस लड़की ने उत्सुकता से पूछा, 2 लोगों की तस्वीर बनाने में कितना खर्च आएगा? मैं मुस्कुराया, मेरी आंखें चांद की तरह गोल हो गईं। चूंकि आप मेरे सबसे पहले ग्राहक हैं, तो इसकी कीमत सिर्फ 10 युआन ही रहेगी। 20 मिनट बाद वह जोड़ा अपना स्केच हाथ में लिए पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से चला गया। मैं अपने फोन पर आए 10 युआन के नोटिफिकेशन को घूरे जा रहा था। मैं इतना ज्यादा उत्साहित था कि मुझे लगा जैसे मैं खुशी के मारे हवा में ही उड़ जाऊंगा। मेरे बगल में तरबूज का ठेला लगाने वाले एक बुजुर्ग ने प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे बैठने के लिए एक छोटी सी स्टूल दी। लो बेटा, यह तुम्हारे लिए है। क्या यह पहली बार है जब तुमने यहाँ ठेला लगाया है? बेटा, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। मैं तो अपने साथ बैठने के लिए कोई अतिरिक्त स्टूल भी नहीं लाया था। क्या तुम अभी भी स्कूल में पढ़ते हो? तुम एक पल के लिए रुके, फिर तुमने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस अपने शौक के लिए ही तस्वीरें बनाता हूँ। तुम अपनी असली पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे सकते थे। मैं तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर को जितनी बार देखता हूँ, वह मुझे उतनी ही ज्यादा चमत्कारी लगती है। बेटा, यह तो बिल्कुल किसी फोटो जैसी ही लग रही है। तुम हल्के से मुस्कुराए। शायद यह ऊपर वाले का दिया हुआ कोई हुनर है। सुबह के ठीक 9 बजे थे, बिल्कुल वही समय जब दफ्तर जाने वाले लोग काम पर पहुंचने की जल्दी में होते हैं। तुम्हारे इस छोटे से ठेले पर लोगों को बहुत ही जल्दी और सस्ते में सेवा मिल जाती थी। देखते ही देखते तुमने अगले दिन के लिए 2 लोगों की बुकिंग भी कर ली। तुमने सिर हिलाकर उनकी बुकिंग स्वीकार कर ली। हालांकि मन ही मन तुम्हें थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। तुम्हें डर था कि कहीं कल कोई तुम्हें इंतजार करवाकर चला न जाए। लेकिन ठीक उसी समय लियू रुयान उस भूमिगत रास्ते से गुजर रही थी और उसकी नजर अचानक तुम पर पड़ गई। अगले ही पल स्कूल से अभी अभी निकले एक शरारती बच्चे ने तुम्हारे हाथ से वह तस्वीर झपट ली। अरे, मेरी तस्वीर! तुम घबराकर अपनी जगह से उछल पड़े। वह छोटा बच्चा उस कागज को कसकर पकड़े हुए वहां से भाग निकला। पलक झपकते ही वह काफी दूर निकल गया। लेकिन उसकी माँ तो अपने फोन में ही व्यस्त थी। उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह बच्चा उस रास्ते के आखिर में पहुंचा, वह जोर से जाकर एक इंसान से टकरा गया। लियू रुयन वहां एक ठंडी, अडिग मूर्ति की तरह खड़ी थी और उसका रास्ता रोक रही थी। उसके सुर्ख होंठ थोड़े से खुले और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगा जैसे उसमें पाला जम गया हो। डर के मारे वह छोटा लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। तुम उसका पीछा करते हुए ठीक उसी समय वहां पहुंचे जब यह बातचीत हो रही थी और तुम्हें हंसी रोके नहीं रुकी। एक बच्चे की नजर से देखें तो लियू रुयन सचमुच एक डायनासोर जितनी विशाल लग रही थी। लेकिन लियू रुयन मजाक के मूड में नहीं थी। उसने बस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। डर के मारे उस लड़के की जान ही निकल गई। उसने तुरंत वह ड्राइंग वापस कर दी और आंखों में आंसू लिए माफी मांगी। तभी लियू रुयन ने वह ड्राइंग तुम्हें वापस दी और बड़े ही बेपरवाही से पूछा, तुम यहाँ ड्राइंग बेचने के लिए ठेला क्यों लगा रहे हो? पैसे कमाने के लिए? इस छोटे से जवाब के साथ तुम मुड़े और तेजी से अपने ठेले की तरफ लौट गए ताकि एक बुजुर्ग महिला का पोर्ट्रेट बनाना फिर से शुरू कर सको। लियू रुयन थोड़ी दूरी पर खड़ी तुम्हें चुपचाप देख रही थी। तुमने अपना सिर झुकाया और अपने ब्रश को बड़े ही सहेज और सुंदर अंदाज में चलाया। हर स्ट्रोक आत्मविश्वास से भरा, पक्का और बिना किसी हिचकिचाहट के लगाया गया था। जब पोर्ट्रेट पूरा हो गया तो उस बुजुर्ग महिला ने तुम्हें 10 युआन दिए और तुम्हें इस बात के लिए तारीफ की कि तुमने उसे 15 साल ज्यादा जवान दिखा दिया था। बात बस इतनी है कि तुम हो ही स्वाभाविक रूप से जवान, तुमने जवाब दिया। उस बुजुर्ग महिला के मुस्कुराते हुए चले जाने के बाद तुम अभी अपना ठेला समेटने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी लंबे लंबे पैरों की एक जोड़ी ने फिर से तुम्हारा रास्ता रोक दिया। बिना सिर उठाए भी तुमने अपनी ड्राइंग का गट्ठर कसकर पकड़ा और अपनी रटी रटाई बात दोहरा दी। एक ड्राइंग 10 रुपए की, एक पोर्ट्रेट 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी कर पाते, तुमने अचानक चौंकर ऊपर देखा। लियू रुयन, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? अगर तुम्हें पता होता कि लियू रुयन पास में ही काम करती है, तो तुम यहाँ हरगिज ना आते, भले ही तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाती। मैं पुल के उस पार अपने एक सहकर्मी के लिए रात का खाना लेने गई थी। उसकी नजर तुम्हारी गोद में रखे ड्राइंग बोर्ड पर पड़ी। तुम यह भी कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तुमने तुरंत ही एक बदतमीज और घमंडी बॉयफ्रेंड का रूप धर लिया। ओह, हैरान हो? असल में मैं काफी काबिल हूं, तुम्हें पता है। मैं अकेले ही अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं। लियू रुयान की नजर में इतनी गहराई थी कि उसे समझना नामुमकिन था। उसे देखकर तुम्हारी रूह कांप उठी। तुम झट से खड़े हुए और अपनी एक्टिंग जारी रखी। मैंने आज $40 कमाए और कल का मेरा शेड्यूल तो पहले से ही पूरी तरह बुक है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। हालांकि अपनी यह बकवास खत्म करते करते तुम्हारी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि बस एक फुसफुहाहट बनकर रह गई, जिससे तुम्हारा दोषी जमीर साफ झलक रहा था। तुम लियू रुयान को देखते रहे, यह उम्मीद करते हुए कि वह कोई प्रतिक्रिया देगी, लेकिन वह पूरी तरह से शांत और अविचलित रही। उसने बस हल्के से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हक्के बक्के रह गए। तुम्हें अचानक याद आया कि तुमने अभी अभी तो यह दावा किया था कि तुम्हें चीजें खरीदने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है।
तुमने अपना दिमाग दौड़ाया, अपनी यादों के खजाने को खंगाला, और आखिरकार तुम्हें वह मशहूर डायलॉग याद आ ही गया। मैं तुम्हारी साइकिल पर बैठकर हंसने के बजाय BMW की पिछली सीट पर बैठकर रोना ज्यादा पसंद करूंगी। लियू रुयान काफी देर तक चुप रही, फिर जवाब में बस 3 शब्द कहे, समझ गई। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। तुम उसे जाते हुए देखते रहे। तुम्हारा दिल घबराहट से जोरों से धड़क रहा था। इस बार तो वह जरूर ही बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। फिर भी कुछ ही देर बाद लियू रुयान वापस आ गई। बिना कुछ कहे उसने तुम्हारे सामने एक डिब्बे में बंद खाना रख दिया। तुमने डिब्बा खोला और देखते ही हैरान रह गए। 3 तरह की मांस की डिश और एक सब्जी। क्या आजकल कंपनी की कैंटीन का खाना सच में इतना अच्छा होता है? पास में ही तरबूज बेचने वाले दादाजी मुस्कुराए और तुम्हें टोकते हुए बोले, यह खाना उसने खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा है। मैंने देखा था कि वह अपने सहकर्मियों के लिए जो खाना ले जा रही थी, उन सभी डिब्बों में तो बस सादी सब्जी ही थी। दादाजी ने एक उबला हुआ बन चबाते हुए पूछा। वह छोटी लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, फिर तुमने उससे इस तरह बात क्यों की? तुमने एक गहरी सांस छोड़ी। दादाजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपना ठेला समेटने के बाद तुम बिना किसी रुकावट के अपने अगले काम पर लग गए। एक सुपरमार्केट में सामान जमाने वाले स्टॉकर के तौर पर काम करने लगे। उस रात 9 बजे तुम्हारी छुट्टी हुई और फिर तुम अपनी डेस्क पर बैठकर दोबारा चित्र बनाने में जुट गए। ठीक उसी समय दरवाजे का ताला क्लिक की आवाज के साथ खुला। लियू रुयान लौट आई थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर अचानक मुझे याद आया, मैंने ही तो यह नियम बनाया था कि उसे रात 10 बजे तक घर लौट आना है। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे है। ये शब्द मेरे मुंह से तब निकल गए जब मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरा मन किया कि खुद को एक थप्पड़ लगा लूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस बात से नाराज हूं कि वह इतनी जल्दी घर क्यों लौट आई। लेकिन लियू रुयान ने बस बेपरवाही से जवाब दिया, आज काम ज्यादा नहीं था, मैं पहले नहाने जा रही हूं। तुम जाओ और अपने चित्रों में ही अपना सिर खपाते रहो। जब मैं एक ही बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा स्केच बना चुका था, तब मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान पहले से ही बिस्तर पर बैठी कुछ पढ़ रही है। वह मोबाइल फोन नहीं खरीद सकती थी। उसकी पूरी तनख्वाह सीधे मेरे पास आती थी, इसलिए उसके मनोरंजन का एकमात्र जरिया था लाइब्रेरी जाकर किताबें उधार लाना। माहौल को थोड़ा अजीब होते देख मैंने यूं ही बातचीत शुरू कर दी। तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? लियू रुयान ने अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया और बस 5 शब्द कहे, पुअर चार्लीज अल्मनैक। मैं हाथ में ब्रश लिए वहीं जमसा गया। क्या मैंने इस बड़ी साहिबा को इतना नाराज कर दिया था कि उसने अब अमीर बनने के तरीके सीखना शुरू कर दिया था? अजीब महसूस करते हुए मैं बिस्तर पर चढ़ गया और मन ही मन अपने घर की जमा पूंजी का हिसाब लगाने लगा। लियू रुयान ने बताया था कि घर का किराया देने का समय नजदीक आ रहा है। एक बार जब हम मकान मालिक को पैसे दे देंगे तो मैं फिर से पूरी तरह से कंगाली की हालत में पहुंच जाऊंगा। लेकिन लियू रुयान ने अपनी किताब बंद कर दी। जरा रुको, मैंने तुमसे तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। ग्रेजुएशन के ठीक बाद तुमने 30 अरब की मार्केट कैप वाली कंपनी कैसे खड़ी कर ली? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैंने फाइनेंस में पढ़ाई की थी। मैं एक पल के लिए हका बका रह गया। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारे क्लासमेट्स में से कोई भी तुम्हारी तरह इतना कामयाब नहीं है? लियू रुयान के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं आई। वे मेरी तरह इतनी बुरी तरह से दिवालिया नहीं हुए थे। अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। उसका दिवालिया होना सचमुच बहुत दुखद था। उसे महंगी चीजें खरीदने से रोक दिया गया था। उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और उसकी सैलरी मेरे खाते में जमा करनी पड़ती थी। नहीं तो जैसे ही वह उसके खाते में आती, उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता। मेरा दिल पसीज गया और मैंने हकलाते हुए उसे दिलासा देने के लिए कुछ शब्द कहे। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। मुझे यकीन है कि तुम किसी दिन जरूर वापसी कर पाओगे। उसके थके हुए चेहरे को देखते हुए और यह याद करते हुए कि मैंने उसे उसी दोपहर पहले वहां से गुजरते देखा था, मैंने पूछा, क्या तुम आसपास कहीं काम करते हो? लियू रुयान ने अपना सिर हिलाया। ठीक आसपास तो नहीं, वहां तक 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक साइकिल खरीद दूं? मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मेरे होठों से ये शब्द निकले ही थे कि लियू रुयान का चेहरा तुरंत बदल गया। वह मेरी तरफ एकटक देखती रही, बिना एक भी शब्द कहे। मुझे ठीक ठीक पता था कि वह क्या सोच रही थी। वही बात जो मैंने एक बार कही थी, मैं साइकिल की पिछली सीट पर बैठने के बजाय BMW की पिछली सीट पर बैठकर रोना ज्यादा पसंद करूंगी। ठीक अगले ही पल उसने अपनी किताब एक तरफ फेंक दी, खड़ी हुई और लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा तुरंत घने अंधेरे में डूब गया। तुमने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। कल मैं तुम्हें एक साइकिल चुनने में मदद करूंगी। उस अंधेरे में लियू रुयान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कल किराया देना है? तो फिर किराया देने के बाद मैं थोड़े और पैसे कमा लूंगी। मुझे यकीन है कि मैं इस महीने तुम्हें एक साइकिल खरीद दूंगी। लेकिन उसने बस कुछ ठंडे शब्द कहे, कोई जरूरत नहीं, सो जाओ। अगले दिन इस बात के बावजूद कि तुम सचमुच इतने गरीब थे कि एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे,
तुमने फिर भी अपना ड्राइंग बोर्ड कंधे पर उठाया और बाहर निकल पड़े। तुमने पूरी सुबह जी तोड़ मेहनत की और तेजी से 60 युआन कमा लिए।